हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, सब राजी खुशी, सब कुछ अच्छा है। रिजल्ट्स आ गए हैं, टोटल सब चीज़ों के रिजल्ट आ गए ना। क्लास 10th के आरबीएससी का भी आ गया, सीबीएसई का भी आ गया। तो अब आपको सब्जेक्ट चुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जो आप 12th का देख रहे थे, 12th आरबीएससी और सीबीएसई का रिजल्ट भी आ गया, जहां पर आपके क्या परसेंटेज बने, क्या नहीं बने, क्या सब्जेक्ट था, क्या नहीं था, डजेंट मैटर। आज मैं सिर्फ उन बच्चों से बात करूंगा जिनका क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट था, जो कि अब आगे क्या करें। कौन सी क्लास में बेटा? 12th में, भली वो सीबीएसई से हो या भली वो आरबीएससी से हो, कोई इशू नहीं मुझे। बट क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो अब सर आगे क्या करें? मेरे परसेंटेज 50 से लेके 99 बन गए सर, 50 से लेके 99 परसेंटेज बन गया। अब मैं क्या करूं? या मैं क्लास 10th में हूं सर, 10th मैंने पास आउट करी है, भली राजस्थान बोर्ड से था या मैं सीबीएसई से था, दोनों में मैं था, वहां पर भी मेरी 50 से लेके सर 99 परसेंटेज बन गई। अब मैं क्या बायोलॉजी ले सकता हूं? क्या मेरे सपने पूरे होंगे? इस सब का जवाब आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट है। क्या करना है आगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, कौन कौन से कोर्सेज हैं सर इसके अंदर, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या जॉब हो सकती है हमारी, हम क्या क्या इन फ्यूचर कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। अगर हम क्लास 10th से बात कर रहे हैं तो भी क्या कर सकते हैं, और क्लास 12th में है तो भी क्या कर सकते हैं। ओके डन। तो यहां तक की बात है, इस लेक्चर के एंड तक बने रहना। आपको अपने करियर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके दिमाग में बायोलॉजी लेना है या बायोलॉजी ले चुके हैं, आफ्टर 12th क्या करें, आफ्टर 10th क्या करें, कितनी स्ट्रेटजी रखें पढ़ने के लिए, सारा इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। समझिए, देखो, अगर आपने 10th में ली है ना, अब 11th में आपने क्या ले लिया, आपकी बायोलॉजी, 12th में आपके बायोलॉजी रहेगी, 12th के बाद बायोलॉजी रख रहे हैं। क्या क्या स्ट्रीम से हमारे पास बेटा, सबसे बड़ा है स्ट्रीम जिसका आप सबको सबको मन करता है नाम के आगे क्या लगाने का, डॉक्टर डीआर। आपके नाम के आगे आपको डॉक्टर लगाना है तो आपको स्ट्रीम लेना पड़ेगा बायोलॉजी, जहां पर आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं, और भी कई सारी चीजें कर सकते हैं। ये डॉक्टर वैसे भी आपने सुना होगा सबसे बड़ा प्रोफेशन है, आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रोफेशन ही डॉक्टर है। और ये बनने के लिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी। आपकी स्ट्रीम से बिलोंग करने चाहिए, साइंस के बायोलॉजी स्ट्रीम से। और बायोलॉजी में सबसे बड़े बड़े कोर्सेज ये रहे, ये सारे कोर्सेज टॉप मोस्ट, सारे मेडिकल से जुड़े हुए हैं लगभग लगभग। जहां पर सबसे पहली बात करता हूं बेटा कोर्स की, इज नेम इज नीट NEET, सबसे पॉपुलर कोर्स है बेटा, सबसे पॉपुलर कोर्स है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। और इसको कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लाइक NTA। जो कंडक्शन होता है ना, जो पेपर बनाएगा, जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो सेंटर्स बनाएगा, वो एजेंसी का नाम क्या है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और एग्जाम का नाम क्या है आपका? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। बेटा इस एग्जाम के अंडर में कितने कोर्सेज आते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें ये नहीं पता कि इस एग्जाम के अंडर में कोर्सेज कितने, बहुत सारे। हमें तो एक सुना था सर MBBS होता है। भाई आपने तो आज तक ये सुना कि MBBS होता है, पीछे के कोर्सेज भी तो देखो। जरूरी नहीं कि इसी के थ्रू इलाज होता है, इसके अलावा भी ये सारे डिपार्टमेंट मेडिकल के हैं बेटा, और ये सारे मेडिकल के टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं बात करना शुरू करता हूं सबसे पहले MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर मैं बात करूं MBBS की, तो MBBS का जो पर्सन होगा, अगर आपने MBBS चुना, आपका कट ऑफ MBBS में आ गया, तो आप डॉक्टर बनेंगे ह्यूमंस के। और जहां पर आप किसकी बात करें, मेडिसिन की बात, ठीक है, एलोपैथिक इलाज जिसे हम कहते हैं हिंदी में, एलोपैथिक इलाज करने वाले बनेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट आता है बेटे BDS, डेंटल डॉक्टर, ठीक है। तीसरा आता है BAMS, आयुर्वेदिक डॉक्टर, BHMS, होम्योपैथिक डॉक्टर, BNYS, योगा डॉक्टर, BUMS, यूनानी की दवा, यूनानी मतलब एक अलग ही दवाई, एक अलग ही ट्रीटमेंट चलता है यूनान का, वहां का पूरा आपका ट्रीटमेंट चलेगा।
यहाँ पर योगा से आपको ठीक किया जाएगा, यहाँ पर आपको होम्योपैथिक इलाज से ठीक किया जाएगा, यहाँ आयुर्वेदिक से ठीक किया जाएगा। तो ये सब अपने में प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। साथ साथ बीएससी नर्सिंग भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, एक नर्सिंग स्टाफ जो कि डॉक्टर का हेल्पर होता है। तो ये प्रॉपर कोर्सेज मेडिकल से जुड़े हुए बेटा, मेडिकल डिपार्टमेंट से। और ये मेडिकल डिपार्टमेंट आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर डिपार्टमेंट है बेटा। अगर बात करें कोरोना काल से, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा पर्सन, सबसे ज्यादा सैलरी, या मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब कौन सी है, वही यही जॉब है डॉक्टर की, जहां पर इतने सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है। मे बी इसके नाम के आगे जूनियर डॉक्टर लगता है बेटा। बाकी ये सारी कैटेगरी में, जहां एमबीबीएस से लेके मैं बात कर रहा हूँ बीयू एमएस तक, इन सब के नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाएगा, जबकि आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स के आगे आपका नाम लगेगा जूनियर डॉक्टर। क्लियर? बाकी ये सारे कोर्सेज विद इंक्लूड बीएससी नर्सिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स है और एक वैल्यूबल कोर्स है, जहां पर आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये सारे कोर्सेज का ड्यूरेशन लगभग 5.5 इयर्स है, जबकि बीएससी नर्सिंग 4.5 इयर्स है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करके मैं बता देता हूं आपको कितने इयर्स का कोर्स है। मैं बताता हूं आपको, ये करीबन सारे के सारे 5.5 इयर्स का कोर्स है, और जबकि बीएससी नर्सिंग 4.5 इयर्स का कोर्स है। डन। ये सारे कोर्सेज लिंक किससे कर रहे हैं बेटा? अगर आपको आफ्टर 12 इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो एक ऑप्शन तो प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाके ले सकते हैं, बट मे बी आपको कम फीस में अच्छे कॉलेज में अच्छे तरीके से अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के अंडर में और प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, तो आपको इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। इस नेम इज नीट, जो कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए। अब बेटा आपने सर बता तो दिया इतना सब कुछ, अब इसको क्रैक कैसे करें ये भी बता दो। चलो ये भी बात करते हैं। भाई इस एग्जाम में आता क्या है? ये एग्जाम देते हैं बेटा पीसीबी वाले, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले, जहां पर आपको बताऊं सबसे ज्यादा वेटेज आता है बेटा बायो का, जहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 90 क्वेश्चन। ठीक है, फिर फिजिक्स और एक आता है आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट, 45 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस। बीच में क्वेश्चंस के नंबर थोड़े अपडेट कर दिए थे, बट क्योंकि कोरोना टाइम था, सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, तो क्वेश्चंस के जो नंबर्स थे उनमें 5 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर दिया था, बट वो एक अलग चीज है। हाल ही में जो आप अपडेटेड देखोगे तो वहां पर आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस हैं। इस बायोलॉजी के अंदर दोनों इंक्लूड है बेटा, जूलॉजी भी इंक्लूड है और बॉटनी भी इंक्लूड है, दोनों के दोनों इंक्लूड है। क्लियर? 45 बॉटनी के, 45 जूलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। अब आप बोलो बच्चों सही है, अब आप बोलोगे सर ये फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ है, पढ़ना कितने लेवल तक का है, कैसे पढ़ना है? बेटा 11th और 12th के एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनता है। देखो वैसे एनटीए ने आज तक कभी ये नहीं बोला ऑफिशियली कि मेरी पब्लिकिंग बुक जो है या मेरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है, ऐसा कभी नहीं बोला है, बट जो टॉपिक्स उसने दिए हैं वो सारे आपके 11th 12th के एनसीईआरटी से लिंक कर रहे हैं। आपको इतना पढ़ना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बायोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, जिससे कि आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। अब जब आपका पेपर होता है तो टोटल पेपर का मार्किंग कितना होता है बेटा? 720 मार्क्स। अगर मैं बात करूं ईच क्वेश्चन, अगर मैं टोटल क्वेश्चन करता हूं, टोटल कितने हुए? 90 प्लस 90 180, 180 इंटू 4, क्योंकि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है बेटा? 4 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन नंबर 180, लगभग अराउंड कितना हुआ? 720 मार्क्स का पेपर है। इस 720 मार्क्स में कट ऑफ के बेसिस पे ये सारे कॉलेजेस की सीट मिलती है, यानी हाईएस्ट कट ऑफ जाती है एमबीबीएस की, फिर इन सब में से अपने अपने अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती रहती है। फिर एमबीबीएस में भी अलग अलग कॉलेजेस से बेटा, टॉप मोस्ट कॉलेज, लोअर कॉलेज, मिडिल कॉलेज, अलग अलग तरीके के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में भी जाता है। एम्स में भी इसकी सीट्स जाती है। एम्स का भी सिलेक्शन कहाँ से होता है? नीट के थ्रू होता है। पहले एक अलग एग्जाम होता था एम्स का, बट आजकल एम्स को भी ना नीट के साथ ही जोड़ दिया है। जिपमर का भी नीट के साथ ही है, यानी कि टॉप मोस्ट कॉलेज जैसे जिपमर है, एम्स है, उसके बाद एमबीबीएस है, एक्सेट्रा, इस सारे के सारे कोर्सेस हैं जहां पर नीट के थ्रू एडमिशन होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये पैटर्न रहने वाला है, जहां पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए मैंने, सिलेबस 11 12 के बेसिस पे आता है, 720 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, और आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स लाने होते हैं। लगभग हर साल 25 लाख स्टूडेंट ये एग्जाम क्रैक करने के लिए बैठते हैं, जिसमें से करीबन हमारे पास इंडिया में एमबीबीएस की सीट्स की बात करूं तो गवर्नमेंट सीट्स लगभग 50 से 55 हजार ही है, बाकी अदर सीट्स हैं। तो मान लीजिए कि आप जो एवरेज में बात करूं
तो आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने पड़ते हैं, 600 समथिंग समथिंग, तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। वो पेपर के ऊपर डिपेंड भी करता है बेटा कि पेपर कितना हार्ड है, क्या कट ऑफ जाएगी, उस अकॉर्डिंग जो है हमेशा नंबर्स के जो है वो चेंजेस होते हैं। कभी 620 भी हो जाते हैं तो 540 भी कट ऑफ चली जाती है, अपने अपने अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कैटेगरी भी रखती है बेटा, जैसे कि मान लीजिए SC ST अलग कैटेगरी है, OBC अलग है, जनरल अलग है, उनके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ जाती है। तो आई होप आप सबको पता चल गया कि नीट में हमारा क्या बैकग्राउंड रहने वाला है। अब बच्चों एक चीज ये है, कितना पढ़ना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मैं चाहता हूं कि लास्ट में सबके बाद में हम ये डिस्कस करें कि हमें पढ़ना कितना है सर, कितने साल पढ़ना है, तब जाके कहीं ये एग्जाम्स क्रैक हो पाएंगे, सब बताऊंगा, लास्ट तक जुड़ना है बस। सेकंड कैटेगरी में आ जाओ बेटा, RUHS। ये एक ऐसी संस्थान है जो राजस्थान के अंदर कुछ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सीट्स प्रोवाइड करती है और अलग अलग कोर्सेज के बेसिस पर। लाइक ये हर साल एक एग्जाम रिलीज करती है। अब आप बोलोगे सर राजस्थान के मेडिकल कॉलेज जो है, यानी कि राजस्थान के MBBS कॉलेजेस, उनके अंदर सीट कैसे मिलेगी? उनके अंदर बेटा नीट के अकॉर्डिंग ही मिलती है ना। ऑल इंडिया में ये कॉमन एग्जाम चलता है, राजस्थान हो, झारखंड हो, यूपी हो, गोवा हो, कोई भी एरिया हो, सब में नीट के थ्रू मेडिकल कॉलेज मिलता है। बट मान लीजिए कि अगर मेडिकल फील्ड के अंदर डॉक्टर के अलावा भी अगर कोई वैकेंसीज हैं, ठीक है, तो वैकेंसीज है BSc नर्सिंग, फार्मेसी, BPT, ऑफ्थेल्मिक, ये सारी की सारी है। तो राजस्थान के लिए पर्सनल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है RUHS की तरफ से, जो एग्जाम में आपको बैठना है, और बैठने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? 50 to 99, कितने भी बनाओ, 50% मिनिमम मार्क्स है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हो। नीट में बैठ सकते हो आप, RUHS में बैठ सकते हो, CUET में भी बैठ सकते हो। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ इस एग्जाम के बेसिस पे, सबसे पहला बड़ा एग्जाम होता है BSc नर्सिंग। देखो आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे या मेडिकल हॉस्पिटल में जाओगे, जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो मेन डॉक्टर के नीचे कम से कम 4 से 5 लोगों की टीम नर्सिंग की होती है। ये नर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डॉक्टर के बाद, जो कि आपकी नर्सिंग केयर करते हैं, नर्सिंग हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और भी कई सारी चीजों का ध्यान रखने का काम कौन करता है? BSc नर्सिंग होल्डर। ये ड्यूरेशन तो इसका 4 से 4.5 साल का कोर्स होता है बेटा वैसे, ठीक है। बात करते हैं इस कोर्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। इससे हायर डिग्री कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, MSc नर्सिंग भी होती है। BSc नर्सिंग के बाद हम क्या करते हैं? MSc नर्सिंग। इस नर्सिंग के अंदर हम लोग क्या सीखते हैं? नर्सिंग केयर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लगभग MBBS का 20 to 30% पार्ट हम लोग यहाँ पर भी कवर करते हैं। जब आप MBBS में पढ़ोगे ना, उसका 20-30% पार्ट यहाँ पर भी आप पढ़ोगे, नर्सिंग केयर भी समझोगे, एक्सेट्रा मेडिकल हेल्थ केयर वगैरह भी आप समझेंगे। क्लियर? इससे रिलेटेड कौन कौन से कोर्स होते हैं सर? BSc नर्सिंग से एक छोटा कोर्स आता है, इस कॉल्ड एज GNM, जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग, GNM, जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग। अगर मैं बात करूं यहां पर क्या होता है, इस कोर्स के अंदर ये डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स की वैल्यूएशन जो है अभी मार्केट में, जैसे कि वैकेंसीज की बात करूं तो गवर्नमेंट वैकेंसीज तो कम है, बट ये नर्सिंग सहायक कह सकते हैं एक तरीके से, यानी इनके भी जूनियर, ठीक है। फिर अपनी पोस्ट आती है BSc नर्सिंग, और इससे ऊपर आता है बेटा MSc नर्सिंग, जो कि मास्टर्स ऑफ नर्सिंग है। सेकंड एग्जाम कौन सा आ गया बेटा? इसी एग्जाम के अंडर में आता है फार्मेसी का एग्जाम। फार्मेसी क्या होता है बेटा? फार्मिस्ट जो कि दवाई गोली देते हैं, दवाई वाले जिन्हें हम बोलते हैं ना, फार्मिस्ट, ड्रगिस्ट, वही यही है, ठीक है। यहाँ पर बेटा 3 तरह के कोर्स होते हैं, B फार्मा, D फार्मा और M फार्मा। B फार्मा इज बैचलर ऑफ फार्मा, M फार्मा इज मास्टर ऑफ फार्मा, एंड D फार्मा इज डिप्लोमा इन फार्मा। ये डिप्लोमा होता है, 2 साल का कोर्स है। इन तीनों कोर्सेज के अंदर बेटा टोटली आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड होता है, जिससे कि आप एक शॉप खोल सकते हैं, जहां पर आप रिस्पेक्टेड डॉक्टर के अंडर में वर्क करके, प्रॉपर वर्किंग होता है, इनमें पूरा सिखाया जाता है बेटा कैसे केमिस्ट्री है, पूरी फिजिक्स भी आती है, कुछ % बायोलॉजी भी आती है, मेनली इनका काम केमिस्ट्री का होता है। इस पूरे 3 साल में आपकी 2 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, तो एक लाइसेंस बनता है, जिससे कि आप एक शॉप खोल सकते हैं, जहां पर आप डॉक्टर की लिखी हुई दवाई को सेल कर सकते हैं कस्टमर को, ठीक है। आजकल के टाइम में बहुत अच्छा मार्जिन है और बहुत अच्छा इसके अंदर स्कोप भी है, ठीक है। साथ साथ आप किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हैं, जो मैनकाइंड हो गया, या अगर मान ली सिप्ला हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनीज है जो कि मेडिसिन को कह सकते हैं हम सिंथेसिस करती है या उसका फॉर्मेशन करती है, तो वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। MR पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं, सेल्समैन की पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये ड्यूरेशन कोर्स में बात करूँ तो B फार्मा का 4 साल का कोर्स है, M फार्मा 2 से 2.5 साल का कोर्स है,
और जो डी फार्मा इन डिप्लोमा इन फार्मा जो कि आफ्टर 12th होता है ना, आफ्टर 12th आप एक कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा में डी फार्मा, ये 2 साल का कोर्स है, इसमें भी लाइसेंस मिलता है। अगर आप चाहें तो कि बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप 4 साल की डिग्री भी ले सकते हैं जो है बी फार्मा। बी फार्मा के बाद हम लोग एम फार्मा की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बीपीटी कोर्स, बैचलर फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बार हमारी बोन मसल लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें ऊपर पीओपी का प्लास्टर बांधना पड़ता है, उसके रिमूवेशन के बाद हमारा हाथ धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, तो उस समय पर हमें बीपीटी वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये पर्सन हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज जैसे कि हमारी मसल्स में ज़्यादा स्ट्रेस ना आए एंड एक्सेट्रा वर्क के लिए यूज़ करता है, तो ये पूरी पूरी हमारी मसल्स बोन एंड लिगामेंट्स के अंदर एक्सरसाइज या हमारी बॉडी के अंदर पेन्स जो होते हैं उनमें भी एक्सरसाइज करवाने का काम करता है, ये बीपीटी होल्डर होते हैं। ये भी 4 साल का कोर्स है बेटा, आफ्टर 12th कर सकते हैं हम लोग, आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है इसके अंदर। ऑफ्थेल्मिक कोर्स भी बेटा 4 साल का है, बट ये बीएससी के साथ इंक्लूडेड कोर्स है। यहाँ पर आप जैसे कि असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, बाय असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। ऑफ्थेल्मिक मतलब आई डिपार्टमेंट में आप डॉक्टर के नीचे एज असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं, टेक्निकल वर्क कर सकते हैं, क्लियर है, जो मशीनरी पे वगैरह पे वर्क करते हैं। तो RUSH एक कॉमन एग्जाम है जिसके अंडर में 4 कोर्सेज चलते हैं। जैसे आपके मार्क्स आते हैं या जिस कैटेगरी को आप चुनना चाहते हैं उसे चुने, और उसके अंदर अच्छे कॉलेजेस भी चुन सकते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि इन कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड है। आपको अगली तीसरी चीज देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, इज नेम इज CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने अंडर एक एग्जाम करवाती है बेटा। पहले के टाइम क्या होता था, परसेंटेज बेस होता था, जहां पर CBSE के अंदर जो परसेंटेज हाई रहते थे उनके अंदर हम लोगों को कॉलेजेस के अंदर सीट्स मिलती थी, तो लिमिटेड सीट्स और बहुत सारे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लाते थे तो हर एक बच्चे को प्रॉपर कॉलेज नहीं मिल पाता था, या मे बी बोर्ड्स एग्जाम में कम परसेंटेज बन गए एनीवेयर इशू यानी कि हेल्थ इशू, फैमिलियर इशू, फिजिकल इशू, मेंटल इशू के रीजन से हमारे परसेंटेज डाउन हो जाते थे, तो हम इन अपॉर्चुनिटीज को नहीं ले पाते थे, इन कोर्सेज में ज्वाइनिंग नहीं ले पाते थे। बेसिकली ये एग्जाम बेटा यूजी कैटेगरी के लिए भी होता है और पीजी के लिए भी होता है। पहले मैं यूजी की बात करता हूँ बेटा। व्हाट इज यूजी? यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आफ्टर 12th कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं वो सारे यूजी में काउंट होते हैं। और यूजी मतलब कि आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो कोर्सेज करते हैं वो पीजी में काउंट करते हैं, यानी कि डिग्री के बाद वाले, बैचलर्स के बाद वाले और आफ्टर 12th के बाद वाले यहाँ काउंट होते हैं। चलिए, यूजी के अंदर आफ्टर 12th यानी कि 12वीं के बाद आपने जो जो कोर्स करने हैं वो यूजी में काउंट होंगे। अब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की बात करो, जैसे आपने DU नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू काशी यूनिवर्सिटी, ठीक है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा छोटे मोटे कोर्सेज चलते हैं, लाइक जैसे BSc है ना, एग्जाम्पल यूजी में देख लो MSc हो गया, इसके बाद BCom वाले है ना, BBA वाले, ठीक है, ये सारे बैचलर डिग्री के जो कोर्सेज हैं वो सारे के सारे इन सभी कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज के अंदर चलते हैं। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET का एग्जाम देना होगा। ये पहले ऑनलाइन मोड में होता था, मे बी इस साल या अगले साल आने वाले टाइम में ऑफलाइन मोड कर दें, बाकी ऑनलाइन मोड में हुआ करता था। इस एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, यहाँ पर भी सेम है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। तो RUSH में बेटा बता दो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू काशी यूनिवर्सिटी, JNU के थ्रू एडमिशन्स मिलता है अपने अच्छे कॉलेजेस में, जिससे कि आप बैचलर डिग्री अच्छे से पूरी कर सकें। ये बैचलर डिग्री में भी नॉन मेडिकल होती है ज़्यादातर, इसमें मेडिकल का इतना नहीं रहता। ये एक बैचलर डिग्री जहाँ पर आप सब्जेक्टिव नॉलेज अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, जहाँ पर आप सब्जेक्टिव नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप हॉनर्स के थ्रू भी अपन पर्सनल सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए बॉटनी में आप BSc करना चाहें, या आप जूलॉजी में BSc करना चाहें, या केमिस्ट्री के अंदर करना चाहें, या मे बी आप फिजिक्स के अंदर करना चाहें BSc, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं बहुत सारे। क्लियर मेरे बच्चों? तो इसके अंदर ये पैटर्न रहेगा, इसमें ये पैटर्न रहेगा और इसमें ये पैटर्न रहेगा। बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा ओनली 12th का सिलेबस आता है, यहाँ पर बेटा ओनली 12th का सिलेबस आता है, बट यहाँ पर 11th प्लस 12th दोनों का सिलेबस आता है, ठीक है। सबसे टफेस्ट की बात करूँ तो इस एरिया में नीट सबसे टफेस्ट है, फिर RUSU, फिर CUET, ये सारे का सीक्वेंस है ऐसे। तो ये टफनेस पे सबसे बड़ी बात करूँ तो नीट का होता है। इंडिया के टॉप मोस्ट टफ एग्जाम में टॉप 5 पे नीट का नाम भी आता है, जैसे UPSC, IIT,
वैसे ही नीट का भी एक अपना नाम है और ये बहुत ज़्यादा टफ है। इस साल का पेपर अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा या सुना हो आपने, आफ्टर 12th में अगर आप हैं, आप अपेयरिंग में थे जब ये पेपर हुआ, तब आप मान लीजिए कि आपको पता चल चुका होगा या आपने पेपर भी दिया हो, कई बच्चों ने पेपर भी दिया है तो उनको पता चल गया था कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। लाइक एसेशन रीजन हो गए, मैच द कॉलम हो गए, स्टेटमेंट वाइज हो गए, कहीं फिजिक्स में बहुत घूमे हुए सवाल जहाँ की लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। वैसी होती तो एनसीईआरटी बेस ही है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफनेस कर दिया गया इस साल। तो ये रहता है रेशियो पूरा का पूरा। अब बच्चों सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने घंटे पढ़े सर ये बता दो आप। तो बेटा देखो, सबकी कैचिंग पावर अलग अलग होती है। मैं ये नहीं कहता कि ना आप एक दिन में 10 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, नहीं। आप जो भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लाइक कोचिंग जहाँ पर आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, तो कोचिंग ज्वाइन करना तो मैंडेटरी। जब आप आफ्टर 12th या 11th के अंदर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इजीली कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिले जो कि आपको नीट कैटेगरी के हों, जो आपको गाइड कर सके प्रॉपर तरीके से, मेंटर बन सके आपके। बेसिकली बात करूँ तो बेटा एक चीज का रेशियो रहता है 70 to 80% बच्चा जो होता है, मैं हमेशा देखता हूँ इस बच्चे को, ये बच्चा रेगुलर आता है, ठीक है। दूसरा, ये रेगुलर आने के साथ साथ डेली डिसिप्लिन के अंदर ये 50 to 60-80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, रोज के रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है, सब करता है। बट क्या सिलेक्शन होता है बेटा ऐसे बच्चों का? नहीं होता। ये ऐसे बच्चे होंगे जो 300 400 500 मार्क्स में अटक जाते हैं, जहाँ इनका सिलेक्शन नहीं होता और ये बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि सर हमने पढ़ा, हम रेगुलर आए, सब कुछ हुआ, बट हमने तब भी हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हमें करना था। हम एमबीबीएस बीडीएस ये अचीव ही नहीं कर पाए, ये हमें करना था। तो बेटा सच बताऊं तो कम से कम आपको अपनी लाइफ के 4 से 5 घंटे डेली के सेल्फ स्टडी में देने हैं। ये स्टार्टिंग मंथ में बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा नहीं कि आप सोचे कि नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है, 2-3 महीने बचे तब भी 4-5 घंटे, फिर तो हमें जितना हो सके उतना पढ़ना है, ठीक है। बस ये याद रखिए कि आपकी नींद खराब ना हो। 6 to 7 आवर्स, यानी कि या तो मान लीजिए 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीपिंग टाइम तो होना ही चाहिए। इसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है, आपको अगर 10 मिनट भी फ्री मिल रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मेजर पार्ट बायोलॉजी ले जाता है बट टफेस्ट पार्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ले जाता है, ठीक है। इजियर बायोलॉजी रहती है बिकॉज इसको 1-2 बार एनसीईआरटी से पढ़ने से थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन आ जाता है ना। हम कह सकते हैं एक तरीके से हम लोग पॉजिटिवनेस आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार काम होगा। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये सब कुछ बातें जो है हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। बट मे भी आपको कितने घंटे पढ़ना है, मिनिमम 4 to 5 आवर स्टार्टिंग टाइम में, फिर इसको टाइम बढ़ा के कम से कम 7 से 8 घंटे आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चंस कितने लगाने हैं? स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, फिर धीरे धीरे 500 to 600 क्वेश्चंस रेगुलर लगाने। हर एक सब्जेक्ट में आप देखें टोटल क्वेश्चन आपके होने चाहिए 500 to 600, यानी कि रेशियो देखा जाए तो अगर फिजिक्स वीक है तो 200-250 क्वेश्चन फिजिक्स के, बायो के, ऐसे करके क्वेश्चंस आपको लगाने, तो 600-700-800 क्वेश्चन रेगुलरली आपको लगाने हैं। अगर 200 का रेशियो लेते हो तो भी ईजी है। तो किसी भी तरीके से आप इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर, इतने घंटे स्टडी रेगुलर करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर कहीं अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिलेगी। बिकॉज ये सारे एग्जाम्स टफेस्ट एग्जाम है, ऐसी बात है, बट बच्चे क्रैक करते हैं बेटा। मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत ही नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं होता। मैं ये कह दूं कि आज पढ़ने बैठे 11th में सिलेक्शन हो गया, नहीं, कई साल देने पड़ते हैं। क्लास 11th, क्लास 12 ड्रॉप भी लेने पड़ते हैं कई बार। मैंने आप लोग ऐसे बच्चे देखे जो 5-5 6-6 साल ड्रॉप लेते हैं, तो ये भी जरूरी है, ड्रॉप भी लेते होंगे, सब कुछ करते हैं बच्चे। क्लास 12th के साथ भी सेलेक्ट होते देखे, बट वो पहले से अपनी प्रिपरेशन अच्छी करते हैं, बिकॉज एक दिन में कभी सिलेक्शन नहीं होता। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक की बात करी है मैंने, ठीक है। तो एक दिन में कुछ नहीं होता। तो बच्चों रेगुलर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और एक दिन में मैं बता रहा हूं बार बार कि कुछ नहीं होता। धीरे धीरे रे मना, आप सबके लिए एक लाइन है, बढ़िया लाइन है, और ये लिखी हुई लाइन है, देखो इसका मतलब सत्य है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल हुए। एक दिन में तो आप कितना ही खेत खड़ लो, कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा सब कुछ। धीरे धीरे मन को शांत रखो, धीरे धीरे पॉजिटिवनेस रखो, हल्की स्माइल के साथ स्टडी करो। कोई कुछ भी बोले, डाउनफॉल भी आएगा, सब कुछ होगा। आपने ईसीजी पढ़ी है, आफ्टर 12th वालों ने तो पढ़ी है इसे ईसीजी, ऐसे देखी तो है बच्चों ने, कई बच्चों ने ईसीजी देखी होगी। ये क्या है? रियल में लाइफ का ग्राफ यही है बेटा। कभी लाइफ थोड़ी स्टेबल होगी, कभी ऊपर जाएगी, बहुत मजा आ रहा है सर, 700 क्वेश्चन सारे हो गए, आज मार्क्स भी अच्छे आ गए, ये लो डाउनफॉल भी आएगा। धीरे धीरे सब होगा ना, एकदम स्टेबल नहीं हो सकती कोई चीज। और लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं कि विद
नीट एमबीबीएस में भी ऐसा ही होगा, कभी मार्क्स अच्छे आएंगे कभी खराब आएंगे, तो क्या हम अपने आपको डिमोटिवेट कर ले? नहीं, हमेशा मोटिवेट रहना है। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ लगता है सर मेरे को किसी और में भी करियर देखना है या कुछ और जानना है, कुछ नहीं करना बचा, एक काम करना, यहाँ पर मैं अपने नंबर दे देता हूँ आप लोगों को। ये मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, यूट्यूब पे पहली बार मैं दे रहा हूँ, अदर कोई नहीं देता, और मेरे चैनल पे पहली बार मैं आज अपने नंबर दे रहा हूँ 9610826076। आपको देखो बेटा कॉल नहीं करना है, अगर आप कॉल करोगे तो अटेंड नहीं होगा, हो भी गया तो मे भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। पहले आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है मुझे, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करेंगे, नाम भेजेंगे, प्रॉब्लम भेजेंगे, अगर मे भी मैसेज के थ्रू आपका सोल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद आगे से कॉल करूंगा आपको और पूरी आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, कैसे स्टडी प्लान बनाना है, सारी चीजें जिस भी कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर करेंगे तो मैं आपके साथ पूरा अपना 100% दूंगा, पूरा चार्ट बना के दूंगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या नहीं करना है, कोटा आना चाहिए, शिखर जाना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है या बुरा है, ऑफलाइन जाए या ना जाए, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। बट पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और प्लीज कॉल नहीं करना है आपको बेटा, हर एक का कॉल अटेंड नहीं हो सकता है, इसलिए आपको भी बुरा ना लगे, मुझे भी परेशान ना हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको एक मैसेज जनरेट कर लेना, जो भी प्रॉब्लम है, इजी गोइंग प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको डायरेक्टली शेयर कर दूंगा, नहीं तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, हम उनसे या मुझसे आप पूरी बात डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर टाइम बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।